नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एरिस्टोटल का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बोला कि जस्टिस इज ए परफेक्ट वर्च्यू। वर्च्यू कहने का मतलब होता है क्या, एक गुण है। तो आप ये देख सकते हैं स्टेटमेंट कि जस्टिस इज ए परफेक्ट वर्च्यू डैट इज डिस्प्लेड टुवार्ड्स अदर्स। देयर आर मेनी हु कैन प्रैक्टिस वर्च्यू इन दियर प्राइवेट लाइफ बट फेल टू डू सो विद द रिलेशन विद द अदर्स। कहने का मतलब है, जब अरिस्टोटल जस्टिस की बात करते हैं तो ये भी क्या है, जस्टिस को एक वर्च्यू मानते हैं, जिस तरह से प्लेटो मानते थे। पिछले क्लास में जब हमने प्लेटो देखा था तो हमने देखा था कि प्लेटो बोलते हैं कि जो गार्डियन क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, जो सोल्जर क्लास है और फिर जो अंततः ट्रेडर क्लास है, ये सब जब अपना अच्छे से कार्य करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो एक चौथा एक वर्च्यू निकल कर सामने आता है जिसको बोलते हैं हम लोग जस्टिस। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि अरिस्टोटल भी जस्टिस को एक वर्च्यू मान रहे हैं, यानी कि दोनों में सिमिलरिटी क्या हुआ, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों जस्टिस को वर्च्यू मान रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो प्लेटो थे वो जस्टिस के बारे में बोलते थे, हम लोग ने पढ़ा भी था कि आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी कि जो प्लेटो का थ्योरी है, जिस तरह से मकान में सब डिफरेंट तरह के आर्किटेक्ट मिलकर और आर्टिशियन मिलकर एक मकान का निर्माण करते हैं, उसी तरह से हर एक क्लास जो है, ट्रेडर क्लास, सोल्जर क्लास और जो रूलिंग क्लास है, ये तीनों मिलकर एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण करते हैं। लेकिन जब अरिस्टोटल के बारे में हम बात करेंगे जस्टिस के बारे में, तो अरिस्टोटल बताते हैं जस्टिस के बारे में यानी कि न्याय के बारे में कि जो जस्टिस है वो बेस्ड है कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होना चाहिए। और अरिस्टोटल की जब हम जस्टिस की बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी जो थ्योरी दी जस्टिस की, वो बेस्ड है किस पे, कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर। यानी कि अगर हम अपने व्यवहार में, आसपास में, रिलेशन में, एक दूसरे के बात विचार में अगर हम कोई रिलेशन बना रहे हैं तो वो रिलेशन में पता चलेगा कि आप कितने जस्ट हैं, कितने न्यायप्रिय इंसान हैं। नहीं तो मान लीजिए कि आप तो ऐसे ही सिर्फ बैठे हैं, और तो कैसे पता चलेगा कि आप न्यायप्रिय इंसान हैं या फिर आप कोई उपद्रव मचाने वाले इंसान हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आप चुपचाप बैठे हैं, तो लोग, जो देखने वाला है, जो व्यूवर है, वो क्या समझेगा कि बहुत शांति प्रिय इंसान है। और शांति भी क्या है, एक वर्च्यू है, एक नैतिक गुण है, तो आपको एक जस्ट व्यक्ति माना जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने मुंह खोला और गाली ही बकने लगे, तो फिर वो क्या हुआ कि आपको जस्ट इंसान माना जाएगा, वो तो इनजस्टिस ही हुआ। ठीक है। जैसे जू में आप जाते हैं, पिंजरे में शेर को बंधा हुआ देखते हैं और देखते हैं कि वो बहुत आराम से बिल्कुल छाया में बैठा हुआ है या फिर अपना भोजन कर रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि ये शेर कितना पालतू लग रहा है। पालतू कहने का मतलब यहाँ से कितना जस्ट लग रहा है, यानी कि न्यायप्रिय एक जानवर लग रहा है। तो क्या वो जानवर न्यायप्रिय है? नहीं है ना। जैसे ही वो पिंजरे से बाहर आएगा तो क्या न्याय और क्या उसको अपनी भूख दिखाई देगी और आप में उसको एक भोजन दिखाई देगा और आपको चट कर जाएगा। तो जब तक ये क्या बोलते हैं कि जस्टिस इज़ परफेक्ट वर्च्यू डैट इज डिस्प्लेड टुवार्ड्स अदर्स। अगर आप किसी दूसरे से जो भी संबंध बनाते हैं, ठीक है, तो आपके जो संबंध में ही दिखाई देगा कि जस्टिस है कि नहीं है। बिना उसके आप जस्टिस को कैसे देख सकते हो। देर आर मेनी हु कैन प्रैक्टिस वर्च्यू इन दियर ओन प्राइवेट अफेयर, जो कि अपने प्राइवेट अफेयर में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा शांतिप्रिय व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा वो लवेबल व्यक्ति हो, एक मतलब कि अपने आप से प्यार करता हो। लेकिन उसके विपरीत हो सकता है कि वो दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करता हो जैसा अपने लिए चाहता है। गांधी जी ने बोला था ना कि अगर आप दूसरे से जो अपेक्षा करते हैं, आपको खुद वैसा बनना चाहिए। अगर आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि दूसरा आपको सम्मान दे, तो आपको भी दूसरे को सम्मान देना चाहिए। वही यहाँ पर जस्टिस की बात कर रहे हैं अरिस्टोटल, मोटा मोटी ये आप समझ लें। और यही कंसेप्ट है इनका जस्टिस का। तो जस्टिस इनके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जस्टिस इज ए वर्च्यू। ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जस्टिस क्या है, इनके अकॉर्डिंग वर्च्यू है। तो पहला पॉइंट तो यही निकल कर सामने आ रहा है कि जस्टिस इज वर्च्यू, यानी कि ये भी एक आपका नैतिक गुण है। दूसरा बात कि इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है जस्टिस की, वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कॉमन अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो आप अपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं जस्टिस के बारे में, वो इन्होंने अपने जस्टिस की थ्योरी में दिया है।
और मॉडर्न काल में भी आप देखेंगे, जब मैं आपको जस्टिस के इनके प्रकार बताऊंगा, तो वैसे भी वो मॉडर्न काल में भी वैसा ही वो हूबहू बेस्ड है, थोड़े बहुत चेंजेस करके ही बेस्ड हो, लेकिन लगभग वही है जस्टिस का कंसेप्ट मॉडर्न में ही। इसीलिए अरिस्टोटल को भी बोला जाता है कि अरिस्टोटल का जो जस्टिस की जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस करता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ जस्टिस की, क्योंकि देखेंगे कि अरिस्टोटल ने भी रूल ऑफ लॉ की बात की थी, और आज भी मॉडर्न हम लोग जीवन में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, यानी कि लॉ को सबसे प्राथमिकता देते हैं, किसी खास व्यक्ति के को नहीं। क्योंकि रूल ऑफ लॉ, अरिस्टोटल का कहना था कि रूल ऑफ लॉ जल्दी से चेंज किए जा सकते हैं, लॉ को जल्दी से चेंज किया जा सकता है। अगर कोई ख़राब लॉ बन गया है उसको किया जा सकता है चेंज, जैसे कि अभी फार्म लॉ, अगर इस पर आपत्ति थी लोगों की तो इसको रिपील कर दिया गया। लेकिन नेचर को, आदमी के कैरेक्टर को बदलना बहुत मुश्किल है, जो कि प्लेटो ने बोला था कि जो फिलोसोफर किंग का जो शासन होगा वो जस्ट शासन होगा। लेकिन अरिस्टोटल यहाँ पर फिलोसोफर किंग को तो ये बोलते हैं कि जो वर्च्यू है और पावर है वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये बोलेंगे कि ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होना चाहिए, बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तीसरी बात क्या होगा कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये सब बातें इनमें आएंगी अरिस्टोटल के जस्टिस में, ठीक है। जब आप बुक पढ़िएगा, कोई भी बुक जैसे कि ओपी गावा, तो उसमें आपको अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन जो जस्टिस है ना वो सारी चीज़ कंप्लीट कर और आपको एक जस्टिस को देखना पड़ेगा, उसको सेक्शन वाइज आप नहीं देख सकते हैं। इनकी जितनी भी थ्योरीज है उसको आपको कंबाइन करना है, तब आपको जस्टिस को देखना है। और जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि 2020 का क्वेश्चन था, उन्होंने क्या दिया था क्वेश्चन कि दो थ्योरी ऑफ जस्टिस को उन्होंने कंपेयर करने के लिए बोल दिया कि कैसे वो डिफरेंट है या कैसे दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, ये भी पूछ सकता है। जैसे कि 2020 का जो क्वेश्चन था जस्टिस पर, वो क्या था, वो ये था कि जो ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस है और जो रॉल्सियंस थ्योरी ऑफ जस्टिस है, दोनों में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ग्रीक में हमने दो थिंकर पढ़े हैं, प्लेटो और अभी अरिस्टोटल पढ़ रहे हैं। और प्लेटो का भी हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस देखा और अरिस्टोटल का भी अभी थ्योरी ऑफ जस्टिस कंटिन्यूड है, हम लोग देख रहे हैं। और आगे जैसी क्लास बढ़ेगा तो हम लोग थ्योरी ऑफ जस्टिस में रॉल्स की भी थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे, जो कि आपके पेपर 4th में भी आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो अब ये तीनों को फिर हम लोग एक बार क्या करेंगे, कंबाइन करके पढ़ेंगे। तीनों जो जस्टिस का सिद्धांत है, जो न्याय का सिद्धांत है, यानी कि हमने अभी जो देखा था ग्रीक में हमने प्लेटो और अरिस्टोटल, और जब हम रॉल्स की थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर से हम कंबाइन करके पढ़ेंगे, ताकि जस्टिस के बारे में एक ओवरव्यू, एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने हो, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक तो ये वर्च्यू है, ठीक। दूसरा क्या है, ये बेस्ड ऑन द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, या फिर ये कह सकते हैं कि जो जस्टिस की जो थ्योरी है अरिस्टोटल की, वो अरिस्टोटल की अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। तीसरी क्या है कि रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है कि ये उसको जो भी सोसाइटी है, सोसाइटी के मापदंडों को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, इसलिए ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। ये कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं। जैसे कि प्लेटो ने बोला था कि जस्टिस के लिए उन्होंने क्या किया, पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दिया था। लेकिन ये क्या करेंगे कि सिस्टम को चेंज करने के लिए बात नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि जैसा सोसाइटी है उसी में हम लोग कुछ देख सकते हैं, कोई मोस्ट प्रैक्टिकेबल वे जो है उसको हम लोग ढूंढ सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है अरिस्टोटल को पहला कंजर्वेटिस्ट भी बोला जाता है, कि ये क्या बोलते हैं कि जो सोसाइटी में एज इट इज जो चल रहा है उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं, इसी ही बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो अरिस्टोटल को कंजर्वेटिज्म भी बोला जाता है, कंजर्वेटिस्ट या कंजर्वेटिज्म को फॉलो करने वाले, या इसको बोल सकते हैं कंजर्वेटिव बोला जाता है इनको, कंजर्वेटिव, ठीक है। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, वैसी आइडियोलॉजी जो कि समाज में जो भी धारणाएं चल रही है, जो भी कस्टम चल रहे हैं उसको इंटैक्ट रखना चाहता है, उसे उसमें भारी चेंजेस नहीं करना चाहता। तो ये हो गए कंजर्वेटिज्म बोला जाता है, और जो इनको प्रैक्टिस करते हैं उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सोसाइटी में, आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं करने को बहुत विरोध होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे सती प्रथा था, तो सती प्रथा कई एक साल तक मेंटेन रहा,
और उसको जो कंजर्वेटिव थे उसको चेंज नहीं करना चाहते थे। जो विडो रीमैरेज की जो सिस्टम थी, जो कि नहीं थी, प्रोविज़न था, उसको मेंटेन करना चाहता था सोसाइटी। और उसको जो लोग मेंटेन करना चाहते थे उसको क्या बोला गया, कंजर्वेटिव्स बोला गया। ठीक है। उसी तरह से जैसे कि गर्ल्स की एज है जो मैरिज की, उसको भी क्या है, जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो बोलेंगे ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है, वो लोग नहीं उसको मेंटेन करना चाहते हैं कि कम ही एज पर शादी होना चाहिए। या फिर कुछ लोग जो लव मैरिज के ख़िलाफ़ हैं, जो चाहते हैं कि जो शादियां हो वो सिर्फ़ और सिर्फ अरेंज हो और अपने ही बिरादरी में हो, अपने ही जाति में हो, तो वो वैसे लोगों को क्या कहा जाएगा, वो कंजर्वेटिव कहा जाएगा, क्योंकि वो कोई नया चेंज नहीं लाना चाहते हैं सोसाइटी में, मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। जबकि दूसरे तबके के लोग ऐसे होंगे कि जो कि प्रोग्रेसिव होंगे, मॉडर्न होंगे, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये कतई नहीं होता कि हम लोग वेस्ट की तरफ ही जाएं, कि वेस्ट जैसा कर रहा है उनकी ही देखकर हम लोग ने अपनी थ्योरीज को गढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो साइंटिफिक है, जो आपके रैशनैलिटी पर जो खरा उतरे, उसे हम मॉडर्न मानेंगे और उसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव मानेंगे। ठीक है। तो ऐसे भी आ चुका है इस टॉपिक पर लिखने के लिए यूपीएससी में। तो जो भी क्लासेस चल रही हैं उसमें बहुत सी डाइवर्स चीज़ें हम लोग की बात करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके हर एक सब्जेक्ट के बारे में फ़ायदा पहुंचाता है। तो यहाँ पर हम फिर से वापस लौटते हैं जस्टिस के बारे में, कि जस्टिस क्या है, वर्च्यू है और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, या फिर यूँ कह लें कि एरिस्टोटल के खुद की अंडरस्टैंडिंग की उपज है। वो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना चाहते हैं। इन्होंने जस्टिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 फॉर्म ऑफ जस्टिस की बात की इन्होंने। कौन कौन सी है वो? पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दूसरा है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, एंड थर्ड वन इज़ द कम्यूटेटिव जस्टिस। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे तीनों जस्टिस को, और आपको एग्जाम में इसकी जिक्र करना ही करना है अगर जस्टिस के बारे में, अरिस्टोटल के बारे में पूछा गया तो। पहला क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सेकंड वन इज द रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। एंड थर्ड वन इज द कम्यूटेटिव। एक एक करके इन तीनों को समझा जाए कि क्या है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव से आपके क्या समझ में आ रहा होगा दिमाग में? तो आप बाय वर्ड अगर जा सकते हैं इसके, तो बंटवारा, एक दूसरे में जो भी बांटते हैं हम लोग चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसी से रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा और मैथ्स में आपने देखा होगा कि एक प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, उसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कैसे? कि हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है b प्लस सी, देन हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एलोकेट करते हैं, a इंटू बी करते हैं और प्लस a इंटू सी करते हैं। ये सेम रिजल्ट देगा अगर आप इसे जोड़कर और इसे मल्टीप्लाई करें। इसमें क्या कर रहे हैं, हम a को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं b के साथ और a को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं c के साथ। ठीक है, यही कर रहे हैं। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी यही है कि अगर मान लीजिए कि आपके सोसाइटी है, आपका कंट्री है, आपका स्टेट है, इसमें जितने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, खनिज संपदा है, फॉरेस्ट्स हैं, उसके बाद फिर वाटर है, फिर पहाड़ें हैं, लैंड्स हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको क्या करना है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितनी सारी इनकम आता है गवर्नमेंट के पास, फिर कोई ना कोई फॉर्म में क्या करती है गवर्नमेंट, आप में रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। आपसे टैक्स के रूप में आपसे लेती है, इनकम टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, जीएसटी के रूप में टैक्सेस लगता है, और फिर से क्या करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना कैसे चाहिए, तो इसकी बात करते, तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्टेट के द्वारा या आपके द्वारा अपने बच्चों में जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फॉर एग्जांपल कि जैसे आप घर में हैं और आपके 2 बच्चे हैं और आप चॉकलेट लेकर आते हैं। अब चॉकलेट लेकर आए और दोनों को आपने एक एक चॉकलेट दिया, आप 2 चॉकलेट लेकर आए थे, एक एक चॉकलेट दिया, तो ये क्या कहा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि आपने उनको बांटा और उनके साथ एक जस्टिस हुआ कि हाँ हमें वो चीज़ मिला और दोनों को इक्वल मात्रा में मिला। ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके घर में 2 बच्चे हैं फिर से, और एक थोड़ा डिसेबल है या फिर छोटा है और दूसरा थोड़ा बड़ा है, मतलब कि काफ़ी बड़ा हो चुका है, स्कूल जाने लग रहा है, और आप लेकर आए हैं सेरेलैक लेकर आए हैं और साथ साथ खिलौना लेकर आए हैं। खिलौना ऐसा कि वो छोटा बच्चा भी खेल सकता है और बड़ा बच्चा भी खेल सकता है।
अब यहाँ पर देखिए कि क्या वो जो सेरेलैक है, तो क्या आप बड़े बच्चों को भी सेरेलैक दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना, आप छोटे बच्चे के लिए वो सेरेलैक आता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है बड़े के साथ। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों नहीं यहाँ पे कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, पहला वाले में जो एग्जांपल दिया कि चॉकलेट लेकर आए थे, उसमें इक्वल्स आर बीइंग ट्रीटेड इक्वली, दोनों बच्चे हैं तो दोनों को हमने क्या किया, एक एक चॉकलेट पकड़ा दिया, 2 ही चॉकलेट लेकर आए थे। लेकिन दूसरे वाला केस में कैटेगरी डिवाइड हो गया, एक है चाइल्ड है बिल्कुल, और दूसरा थोड़ा बड़ा हो चुका है जो स्कूल जाने लग रहा है। अब जो छोटा बच्चा है उसमें क्या है, उसको सेरेलैक खाने की चीज़ है, उसके लिए है सेरेलैक बना हुआ है। तो बड़ा बच्चा ये बोले कि हाँ मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है क्योंकि आपने मुझे सेरेलैक नहीं दिया बल्कि मेरे छोटे भाई को दिया, तो क्या यहाँ पर वो इनजस्टिस है? नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अनइक्वल आर ट्रीटेड अनइक्वली, यानी कि छोटा बच्चा है उसको क्या है, ज़रूरत है उसको सेरेलैक खाने की, अभी खेलने की, तो उसको टॉयज दिया जाएगा, उसको सेरेलैक दिया जाएगा। जबकि बड़ा बच्चा है उसको पढ़ने की ज़रूरत है तो उसके लिए बुक्स लाया जाएगा। तो छोटा बच्चा ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे लिए क्यों नहीं बुक लाया गया। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में 2 चीज़ें होनी चाहिए, इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। तो एक ये इसका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। ठीक है। अब ये देखिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस उस समय दिया गया था जब ये बीसी की बात है। हमने देखा था कि मतलब बिफोर क्राइस्ट जो समय टाइम पीरियड चल रहा था उस समय अरिस्टोटल हैं और उस समय वो बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, जो कि आज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल ऑफ लैंड है उसमें यूज किया जाता है। आर्टिकल 14 याद कीजिए, आर्टिकल 15 याद कीजिए, आर्टिकल 16 याद कीजिए। ये सब किस पे बेस्ड है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। आपका जो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14, 15, 16 ये 3 आर्टिकल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। आर्टिकल 14 क्या है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, और इसमें हम लोग अगर ये बोला जाए कि एक तबका है जैसे कि ओल्ड एज है, ठीक है, उनको क्या है, वृद्धा पेंशन मिलता है। अब हम लोग युवा भी मांग करने लगे कि हमें क्यों नहीं वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग अनशन पर बैठ जाएं और उसके लिए आंदोलन करते रहें। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये जस्टिस होगा? क्या हमारा जो मांग है वो जस्ट मांग होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी क्या लग रही है, ठीक है आपके आर्टिकल 14 में ये जिक्र है कि इक्वल बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो लॉ है उसके समकक्ष सब कोई बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर जो नियम बनाया गया है कि ओल्ड एज को क्या दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन दिया गया है, वो क्या है कि अनइक्वली ट्रीटेड आर अनइक्वल्स, यानी कि जो जवान हैं और जो ओल्ड पीपल हैं दोनों में भेद पहले से करके दिया गया है। हाँ, अगर उसमें ये होगा कि जो अनइक्वल्स हैं यानी कि जो ओल्ड पीपल हैं उनमें किसी को अगर छोड़ दिया जाएगा किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, या फिर रेस हो, कास्ट हो, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ हो, इसके बिहार पर अगर उनमें ओल्ड पीपल्स के ग्रुप में अगर कोई भेद किया जाता तो वो इनजस्टिस होगा। लेकिन यहाँ पर अगर ओल्ड पीपल और जो यंग पीपल हैं दोनों में भेद करके ओल्ड पीपल को ओल्ड पेंशन, वृद्धा एज का पेंशन दिया जा रहा है, तो उसमें वो विभेद नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ है, लेकिन यहाँ भी एक बाइंडिंग क्या है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। दूसरी चीज़ आर्टिकल 15 में यहाँ पर आप देखेंगे कि वीमेन और चाइल्ड को, ठीक, वीमेन एंड चाइल्ड को अलग से दिया गया है, अलग से प्रेफरेंस मिला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एजुकेशन में देखते हैं तो वीमेन और चाइल्ड को अलग से, तो इनका क्या है, ये कैटेगरी अलग बना दिया गया है, वीमेन का कैटेगरी और चाइल्ड का कैटेगरी। अब यहाँ भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि इक्वलिटी बिफोर जब लॉ आर्टिकल 14 में भी बात की गई तो फिर इन्हें अलग से ट्रीट क्यों किया जा रहा है। वो कि कौन से बेस्ट पर है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो कि कहता है इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। आर्टिकल 16 है जिसमें रिजर्वेशन की बात की गई। आर्टिकल 16 आपको पता होगा, 16(4),
ठीक है, लक्ष्मीकांत निकाल कर देखिए, आर्टिकल 16(4) में क्या बात की गई, रिजर्वेशन की, और इसमें बात किया गया है कि जो स्टेट है वो अपने हिसाब से कोई भी नियम बना सकते हैं रिजर्वेशन के लिए। अब इसमें अगर जनरल कैटेगरी बोले कि हमें उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा है जिस तरह से एससी या एसटी को या ओबीसी को ट्रीट किया जा रहा है, तो वो जस्टिस नहीं होगा वैसा ट्रीट करना, क्योंकि अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली एंड इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। तो ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करेगा कौन, तो अरिस्टोटल ने बोला कि ये जो रूलर क्लास है, जो रूलिंग पार्टी है, या फिर यूँ कह ले एग्जीक्यूटिव्स है, तो ये एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर बोल देते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर ही क्या करते हैं, लॉ फॉर्म करते हैं, तो लेजिस्लेचर का काम है ये। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस समझ में आ गया होगा विद द डाइवर्स एग्जांपल्स। आप इसे कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं अपने लक्ष्मीकांत से और उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट है। नेक्स्ट है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। रेट्रीब्यूटिव का मतलब होता है पनिशमेंट। अगर आपने कोई इविल कार्य किया है तो आपको एक कंसिडरेबल प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके हम लोग कहते हैं रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसमें पनिशमेंट फॉर इविल थिंग्स, पनिशमेंट फॉर इविल डूइंग। और ये किसका काम होगा, ये जुडिशियरी का काम होगा। और आज भी वही होता है कि हम लोग जुडिशियरी में देखते हैं कि अगर कोई भी अपने कोई विक्टिम है और वो कोर्ट जाता है, तो क्या होता है कि जिसने अगर उनके साथ खराब किया है काम, तो उनको उसके प्रति एक पनिशमेंट दिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, जैसे कि आप जा रहे हैं, आपने झगड़ा कर लिया, किसी का सर फोड़ दिया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप अगर ज़्यादा बाहुबली हैं तो आप किसी का सर फोड़ सकते हैं या किसी का सामान आप लूट सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। वैसे सोसाइटी क्या कही जाएगी, वो इनजस्ट सोसाइटी कही जाएगी। जस्टिस ये होगा कि अगर आपने उनके लिए ख़राब किया है तो आपको भी उसी प्रोपोर्शन में आपको सज़ा दी जाएगी। तो ये क्या है, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, पनिशमेंट फॉर इविल थिंग्स। और ये किसकी जिम्मेदारी होगी, वो जुडिशियरी की। ये कौन बोल रहे हैं, अरिस्टोटल बोल रहे हैं। और आज भी हम मॉडर्न काल में भी इसको फॉलो होते देखते हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव जस्टिस। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी होगी मैथ्स में। ठीक है, वो क्या था कि अगर ए, वो बोलता है कि ए इंटू बी शुड इक्वल होता है क्या, बी इंटू ए के। यही होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि अगर मान लीजिए कि ए से बी को गुना कर रहे हैं, 2 से 3 को गुना कर दिए तभी भी 6 ही आएगा, और 3 को 2 से गुना कर दीजिए फिर भी 6 ही आएगा। तो कम्यूटेटिव का मेन मतलब है कि अगर मान लीजिए, ये कहाँ यूज होता है जस्टिस में, तो अगर मान लीजिए कोई आप परचेज करना चाहते हैं कोई चीज़ को, कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, या फिर आप हेयर कट के लिए जा रहे हैं, सैलून में जा रहे हैं, आपने हेयर कट करवाया और वहाँ से उठ के आप आ गए, बोले कि हम पैसे नहीं देंगे। ठीक है, तो वो क्या जस्टिस हुआ, वो नहीं, वो इनजस्टिस हुआ। कहने का मतलब है, अगर आपने कोई चीज़ परचेज किया है, कोई चीज़ सर्विस का लुत्फ़ उठाया है, तो आपको उसके प्रोपोर्शन में आपको उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आप चीज़ें, जो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, ये किस में आएगा, कम्यूटेटिव जस्टिस में आएगा। तो ट्रांजैक्शन, वॉलंटरी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विद ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये किस में आता है, ये कम्यूटेटिव जस्टिस में आता है। और ये भी किसका काम होगा, ये जुडिशियरी का काम होगा। ये भी न्यायालय का काम होगा अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। इसलिए हमने देखा है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, आपने देखा होगा, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो किस पर बेस्ड है, इसी पर बेस्ड है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई दुकानदार के पास जाते हैं, उसने गलत प्रोडक्ट आपको बेच दिया, लेकिन पैसा उतना ही लिया है आपसे, या पैसा जो था वो आपसे लिया गया है, लेकिन उसने आपको प्रोडक्ट वो चीज़ नहीं दिया जिसकी आपको आशा थी, और आप घर पर आते हैं, उसको पैकेट को खोलते हैं और आप उसमें डिफेक्टिव पाते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न लेना पड़ेगा। अगर वो रिटर्न नहीं ले रहा है तो क्या होगा, किसका वायलेशन होगा, कम्यूटेटिव जस्टिस का वायलेशन होगा। ठीक है, फिर सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लीजिए कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप जाते होंगे बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। जैसा बताया गया है, जो सर्विस देने के लिए बताया गया है, वैसे सर्विस आपको नहीं मिल रहा है। ठीक,
तो आप क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। लेकिन लोग नहीं करते हैं। जाइए आप जागरूक बनिए। आप एक बीच में आता था, ऐड आता था, जागो ग्राहक जागो, तो वो सब क्या है, कम्यूटेटिव जस्टिस पे ही बेस्ड है। और इसे भी कौन देखना चाहिए, जुडिशियरी। इसीलिए कंज्यूमर फोरम कोर्ट बनाया गया है। तो ये सब मैं अभी किस सोसाइटी से रिलेट करके बता रहा हूँ, लेकिन इसकी बात उन्होंने कब की थी, वो बहुत ही पहले कर दिया था। अरिस्टोटल ने लगभग 4th सेंचुरी BC में उन्होंने ये सब की बातें बता दी है। और उनके अनुसार भी जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है, ये 3 जस्टिस को कंज्यूम किए हुए हैं आपस में। तो ये हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव जस्टिस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव जस्टिस अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल हमने देख लिया। तो ये था अरिस्टोटल का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। अब नेक्स्ट हम थ्योरी पर बढ़ते हैं अरिस्टोटल की, जो कि कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिश्रित, हिंदी में क्या बोलेंगे, मिश्रित कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, मिश्रित संविधान का कंसेप्ट या सिद्धांत। कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब देखिए अरिस्टोटल, मैंने पिछले क्लास में हमने देखा था कि चाहे वो अरिस्टोटल हों, ठीक है, या फिर इनके गुरु प्लेटो हों, ये दोनों किस चीज़ से डरते हैं भाई, ये दोनों डरते हैं इनस्टेबिलिटी इन सोसाइटी से। दोनों नहीं चाहते हैं कि इनस्टेबिलिटी हो सोसाइटी में। ठीक है, ये दोनों नहीं चाहते हैं कि सोसाइटी में, स्टेट में इनस्टेबिलिटी है। और इसको दूर करने के लिए प्लेटो ने अपना रास्ता अपनाया। उन्होंने फिलोसोफर किंग की बात की। ठीक है, कि जो वन मैन रूल होगा, जो मोनार्च होगा, वो क्या होगा, वो परफेक्ट रूल होगा और उसके थ्रू जस्टिस आएगा। ये सब बातें हमने प्लेटो में देखी थी। लेकिन अरिस्टोटल जब देखेंगे कि ये वाला सिस्टम फेल हो सकता है, उन्होंने बोला कि भाई कि देखो कि हमने देखा कि डेमोक्रेसी कैसे फेल हुई, और जो वहाँ के जो वाइजेस्ट मैन ऑफ ग्रीस जो थे, यानी कि सोक्रात, उनको कैसे फांसी दी गई। और दूसरी चीज़ कि आपने फिलोसोफर किंग की बारे में बात की, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वर्च्यू एंड पावर कैन नॉट को एग्जिस्ट। इनका कहना है ना, वर्च्यू एंड पावर कैन नॉट गो टुगेदर। वर्च्यू एंड पावर एक साथ रह ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर जिसके पास पावर होगा वो वर्चुअस नहीं रह पाएगा फॉर द लॉन्ग टाइम, और जिसके पास वर्च्यू होगा वो पावर एक्वायर करने की इच्छा ही नहीं होगी। इसलिए इन्होंने बोला था कि वर्च्यू एंड पावर कैन नॉट गो टुगेदर। ये आप इन स्टेटमेंट ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, कि वो व्यक्ति करप्ट हो ही जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि इनके कुछ शिष्य थे अरिस्टोटल के। अरिस्टोटल ने अपने शिष्यों को भेजा डिफरेंट कंट्रीज़ में, और उन्होंने बोला कि आप जाकर उन कंट्री में जाइए और वहाँ की जो राज व्यवस्था है उसके बारे में स्टडी कीजिए, उसकी डिटेल एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद उसको एक डिटेल फ्रेम करके मेरे पास लाइए। फिर मैं उस पर डिटेल स्टडी करूँगा और देखूँगा कि सबसे बेस्ट जो है पॉलिटी या बेस्ट जो गवर्नमेंट है, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, कौन बात करते हैं इसके, अरिस्टोटल। तो इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को 158 कंट्रीज़ में, उससे भी ज़्यादा कंट्रीज़ में उन्होंने भेजा अपने स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स गए और वहाँ से रिपोर्ट लेकर आए, और उन्होंने उसके बाद खुद से एवेलुएट किया 148 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को। किसने, अरिस्टोटल ने। आपको पता होगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ़र किया था। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि अरिस्टोटल जो अरस्तु हैं वो 158 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र कर रहे हैं, और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करने के बाद उन्होंने हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ियाँ देखी, और उसके एक डिटेल उन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार करी। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि वो रिपोर्ट अभी अवेलेबल नहीं है।
हमारे लिए, कहीं लॉस हो गया क्योंकि इतनी पहले की बात थी। लेकिन हाँ, उन्होंने जो एक अपनी थ्योरी दी कि कैसी होनी चाहिए, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का जो थ्योरी दिया वो हमारे पास अवेलेबल है। अब उसी को हम लोग स्टडी करते हैं कि मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन होना क्या चाहिए। उन्होंने डिफरेंट जैसे गवर्नमेंट को जब स्टडी कर रहे थे और डिफरेंट गवर्नमेंट को स्टडी करते वक्त उन्होंने देखा कि उसमें क्या क्या खामियां हो सकती हैं और उसको कैसे दूर किया जाए। तो मेन है कि इनकी जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ने का जो तरीका है वो दो चीज़ों पर बेस्ड है, ठीक है। पहला जो है वो रूल ऑफ वन, फ्यू और मेनी, इस पर बेस्ड है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। और दूसरा है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, वो जो काम हो रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है या फिर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए है, और सेल्फ इंटरेस्ट उसमें है। ये दोनों दो बेस हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करने के लिए। तो जब हम लोग अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस देख रहे हैं तो इसी दो बेसिस पर उन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को, जितने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा था उसमें क्या किया, इन्होंने उसको क्लासिफाई कर दिया सिर्फ ये दो चीज़ों के बेस पर। कौन कौन सा हो गया, रूल ऑफ वन, फ्यू और मैनी, और दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट में वो काम हो रहा है या फिर सेल्फ इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है। इसके बिहार पर इन्होंने अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताएं। कैसे कैसे है ये देखिए। तो पहला है रूल, यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ, रूल, और दूसरा है इसका जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब जैसे कि रूल ऑफ वन है, रूल ऑफ वन, तो जब रूल ऑफ वन है तो ये किसका होगा, कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो मोनार्च का होगा। इसमें भी दो फॉर्म बताते हैं, ये एक फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म या इसे परफेक्ट फॉर्म बोल सकते हैं, नॉर्मल, और दूसरा जो फॉर्म है वो है परवर्टेड फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म यानी कि परफेक्टली वर्क कर रहा है वो। तो रूल ऑफ वन में नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, मोनार्च, यानी कि जो अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो बात कर रहा है वो मोनार्की बोला जाएगा, मोनार्की है वहाँ पर। रूल ऑफ वन व्यक्ति जैसे फिलोसफर किंग का था, वो क्या था, मोनार्ची था, ठीक है। यहाँ पे किंग रूल करेंगे। इसका परवर्टेड फॉर्म क्या होगा, इन्होंने बोला कि ठीक है एक मैन का रूल, क्या बोला उन्होंने, मोनार्च बोला, और लेकिन बोला कि ये चीज़ हो ही नहीं सकता ना। अभी हमने देखा था कि वन मैन अगर किसी का रूल होगा, एक आदमी का, तो उन्होंने क्या बोला कि पावर एंड वर्च्यू कैन नॉट गो टुगेदर, यानी कि ये आदमी क्या करेगा, करप्ट होना ही होना है इसे। तो जब ये करप्ट हो जाएगा तो उससे कौन सा ये रूप फॉर्म होगा, और टायरनी का, वहाँ पे टायरनी आ जाएगी, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला रूल ऑफ फ्यू, इसमें भी दो प्रकार हैं। जो नॉर्मल फॉर्म होगा उसे क्या इन्होंने बोला, एरिस्टोक्रेसी, लेकिन एरिस्टोक्रेसी रूल ऑफ फ्यू है, ठीक है। लेकिन ये अगर जाकर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करने लगे, पब्लिक के लिए काम नहीं करे और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करने लगे, अपना ही उल्लू सीधा करने लगे, अपने ही कामों को प्रेफर करने लगे, अपना जो दिमाग में आ रहा है, जिस व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, किसी को भी फ़ायदा पहुंचा सकता है, एक खास वर्ग को, और लोगों को, जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसको नज़रअंदाज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अरिस्टोक्रेसी का बिगड़ा हुआ एक और रूप आएगा जिसे बोलेंगे ओलिगार्की भी क्या होता है, रूल ऑफ फ्यू ही होता है, ठीक है। और तीसरा इन्होंने बोला कि रूल ऑफ मैनी। अब रूल ऑफ मैनी में क्या होगा, जो नॉर्मल फॉर्म है उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉलिटी बोलते हैं। ये अरिस्टोटल बोले कि वो जो फॉर्म है वो पॉलिटी इसको बोला जाएगा, और ये किसके काम करेगा, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। लेकिन
ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है, क्योंकि देर आर मेनी पीपल, वो क्या करेंगे अपने ऑरेटरी स्किल से वो लोगों को लुभा लेंगे और गलत लोग वहाँ पर शासन में पहुँच जाएंगे, और फिर वो क्या करेंगे, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहे हैं। रूल ऑफ मैनी है, बहुत सारे लोगों के द्वारा बनाया गया है वो गवर्नमेंट, लेकिन फिर क्या होगा कि उसमें भी खामियां आ सकती हैं, और वो फिर वो क्या कहा जाएगा, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ये हम लोग कब की बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, ये बहुत पहले की, यानी कि अरिस्टोटल के टाइम की। आज की डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप पिछले क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस समय डेमोक्रेसी कैसा था। तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि रूल ऑफ वन, इसमें मोनार्की और टायरनी आ रहे हैं। टायरनी इज़ द परवर्टेड फॉर्म। रूल ऑफ फ्यू है, इसमें अरिस्टोक्रेसी जो नॉर्मल फॉर्म है, और जो परवर्टेड फॉर्म है वो कौन सा है, वो है ओलिगार्की। रूल ऑफ मैनी है वो पॉलिटी, और जो इसका बिगड़ा हुआ रूप है वो है डेमोक्रेसी, ठीक है। यानी कि ये क्या बता रहे हैं कि एक रूल से दूसरे रूल पर कैसे स्विच हो रही है गवर्नमेंट्स, ठीक। एक रूल से दूसरे रूल में कैसे स्विच हो रही है। तो आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको ये एक डायग्राम बना लेना चाहिए। पहले क्या है, मोनार्ची, ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद फिर क्या आ रहा है, मोनार्ची के बाद टायरनी, ठीक। उसके बाद क्या आ रहा है, अरिस्टोक्रेसी। इसका बिगड़ा हुआ रूप कौन सा है, अरिस्टोक्रेसी का बिगड़ा हुआ रूप ओलिगार्की। और फिर रूल ऑफ मैनी कौन सा है, पॉलिटी। लेकिन इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है, डेमोक्रेसी, ठीक। और फिर ये मोनार्की। तो इन्होंने बोला कि अगर मोनार्की है कहीं पे तो क्या है कि ये परफेक्टली वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि जो आदमी होगा, वन मैन रूल होगा, वो करप्ट हो जाएगा, और करप्शन के साथ साथ फिर वो क्या आ जाएगा, तानाशाह जैसा व्यवहार करने लगेगा, यानी कि टायरनी आ गई। टायरनी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, क्योंकि लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। लोग देखेंगे हमारा काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और कुछ पूंजीपतियों का काम कर रहा है, या कुछ एक खास वर्ग के लोगों का काम कर रहा है। तो रिवोल्ट होगा, और फिर से क्या होगा कि अरिस्टोक्रेसी आ जाएगी, यानी कि रूल ऑफ फ्यू पीपल। और यहाँ पर फ्यू पीपल, यहाँ पर रिच एजुकेटेड पीपल, वो क्या करेंगे, पावर को ओवरथ्रोन करेंगे और एक्वायर करेंगे। तो ये अरिस्टोक्रेसी है। लेकिन जब ये अरिस्टोक्रेसी सेल्फ इंटरेस्ट में काम करने लगेगा तो उसी को क्या कहेंगे, ओलिगार्की कहेंगे। और फिर ओलिगार्की जब सेल्फ इंटरेस्ट में काम करने लगे लोग, तो फिर से क्या होगा, रिवोल्ट होगा, और वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर फिर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे पॉलिटी। लेकिन फिर यहाँ पर क्या होगा, ऑरेटरी स्किल से कुछ लोग एक्वायर कर लेंगे और उसको करेंगे डेमोक्रेसी। इग्नोरेंट जो है, डेमोक्रेसी को इन्होंने पुअर और इग्नोरेंट पीपल का रूल बताया था। और फिर डेमोक्रेसी से फिर क्या आ जाएगा, मोनार्की। तो ये एक चक्र बताया है कि इस तरह से ये चलती रहती है। अब इनका मेन फोकस क्या है कि ये हमेशा ऐसा होता रहता है, तो क्या इनस्टेबिलिटी आती रहती है, तो कोई सॉल्यूशन तो निकालना चाहिए ना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं रिवोल्ट हो जा रहा है, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिवोल्ट हो गया, अरिस्टोक्रेसी आ गई, यहाँ रिवोल्ट हुआ, फिर डेमोक्रेसी आ गई, फिर रिवोल्ट होगा, फिर मोनार्ची आएगी। तो इस तरह से रिवोल्ट यानी कि इनस्टेबिलिटी सोसाइटी में बन रहा है। अब ये इनस्टेबिलिटी क्यों बन रहा है, तो उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ रिवोल्यूशन। लेकिन ये ना हो, इसके लिए इन्होंने बोला कि सब जितने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उस सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ये ले चलते हैं कि हमें, और वही उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, एक गोल्डन पाथ भी बोलेंगे या गोल्डन मीन भी बोलेंगे, जो अरिस्टोटल ने कंसेप्ट दिया गोल्डन मीन की, ठीक है। कि हमें अगर मान लीजिए कि दो चीज़ एक्सट्रीम है, जैसे कि मोनार्ची, ये रूल ऑफ वन है, और एक है डेमोक्रेसी जो रूल ऑफ मैनी है। तो इसके बीच का कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या चूज़ किया, जब मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, गोल्डन मीन तो यही बताता है ना कि दो मिडिल पाथ के लिए बताता है। गोल्डन मीन का मतलब हुआ मिडिल पाथ, कि वी शुड गो फॉर द मिडिल पाथ। क्योंकि अगर दो एक्सट्रीम अगर हम चूज करेंगे तो वो एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, वो वर्च्यू ना बनकर वाइस बन जाता है। ये आप अपने पेपर 4th में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक्सट्रीम जो है वो क्या है, वाइस ही होता है, वो वर्च्यू नहीं हो सकता है, वो वाइस बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि करेज है, करेज क्या है, एक ये है मीन है, गोल्डन मीन है। इसका दो एक्सट्रीम फॉर्म क्या हो सकता है, या तो वो बिल्कुल डरपोक हो, कावर्ड हो, ठीक है, या फिर बिल्कुल रैशनेस
यानी कि बिल्कुल उदंड हो, बिल्कुल निर्भीक हो, कोई भी उठे और काम कर दे, कोई उसके आगे पीछे का ना सोचे, वो रैशनेस बोला जाता है। और कावर्डीनेस बोला जाता है, जो कि कायरता है। तो कायरता और रैशनेस के बीच में क्या है, गोल्डन मीन क्या है, करेज है। तो ये क्या है, वर्चू है। लेकिन वाइस क्या हो गया, कावर्डनेस और रैशनेस। इन्होंने बताया गोल्डन मीन के बात पर कि हमें मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे में हम लोग क्या देख रहे हैं, कमियां देख रहे हैं। तो ये मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो देखिए कि मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने कैसे बनाया। तो दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मिलाकर इन्होंने एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन तैयार की। और वो दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, एक है एरिस्टोक्रेसी और दूसरा है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। एरिस्टोक्रेसी में इन्होंने बोला कि यहाँ से क्या होगा कि लोग एजुकेटेड लोग होंगे, अवेयर होंगे लोग, ठीक है। यहाँ पे रिच पीपल होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये रूल मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और यही गवर्नमेंट चलाएंगे। ये रूल करेंगे, गवर्नमेंट ये चलाएंगे। गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया इन्होंने। अब इसका काम क्या है कि इन्होंने जो रूल बनाया वो क्या होगा, यहाँ पर चेक होगा, चेक एंड बैलेंस का काम करेगा ये, कि जो रूल आपने बनाया वो लोगों के विल पर है कि नहीं, लोग उसको सहमति दे रहे हैं कि नहीं, लोगों का कंसेंट है कि नहीं। तो बोला इन्होंने कि इस तरह से ये जो होगा, अगर ये दोनों का मिक्सचर अगर फॉर्म है कोई गवर्नमेंट, तो वो बेस्ट गवर्नमेंट कहलाई जाएगी। वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल वे होगा उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए, सबसे प्रैक्टिकेबल वे होगा। क्योंकि जो एजुकेटेड पीपल हैं वो बहुत ही अवेयर हैं, वो जानते हैं भला और बुरा, समाज की विसंगतियों से परिचित हैं, समाज में कितना रिसोर्सेस है, कैसे एलोकेट करना है, सबके लिए परिचित हैं, इसीलिए रूल करने के लिए बेस्ट हैं। और लेकिन इनको पूरी एब्सोल्यूट पावर के साथ नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि क्या हो जाएगा, फिर ओलिगार्की आ जाएगी। तो इनको चेक करने के लिए क्या किया जाएगा, डेमोक्रेसी लेके आ गए। कि डेमोक्रेसी क्या करेगा कि जो भी ये नियम कानून बना रहे हैं, जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, वो कौन चेक करेगा, वो वहाँ के लोग करेंगे। अगर उनके अनुसार नहीं बना होगा तो वो उसकी मांग करेंगे, उसको वापस लेने की मांग करेंगे। कि जैसे कि आपने देखा था फॉर्म लॉज का क्या हुआ कि हमारे जो सेक्रेटरीज हैं ये सब मिलकर क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेसी होता है जो वहाँ पे गवर्नमेंट में है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, वो सब मिलकर लॉ को फॉर्म करते हैं और फिर डिस्कस होता है, पार्लियामेंट में पास होता है, वो लॉ बन जाता है, बिल पास होकर। लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने देखा कि उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। तो क्या हुआ, वो लॉ को चेक एंड बैलेंस कौन किया, डेमोक्रेसी में लोग किए, जो बड़ा सा जो तबका है जो लोगों का, और फिर वापस लेना पड़ा। तो इस तरह से चेक एंड बैलेंस पर ये गवर्नमेंट चलना चाहिए। ये मैंने सिर्फ एक आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया। तो कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन में ये एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दोनों को मिक्स होना चाहिए, दोनों के साथ चलना चाहिए। और जब आप कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करेंगे, जो कि हमने सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखे। तो इस तरह से ये कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि जो थ्योरी ऑफ रिवॉल्ट है, कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्ट, और क्या उसका रिमेडी हो सकता है। रिवॉल्ट से बहुत डरते हैं एरिस्टोटल, वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, गवर्नमेंट स्थिर नहीं हो पाएगी, तो डेवलपमेंट का कार्य कैसे होगा। तो वो टालना चाहते हैं किसको, रिवॉल्ट को। और उसके लिए उन्होंने पहले बताया कि रिवॉल्ट का क्या कारण हो सकता है। आप भी सोच सकते हैं अपने दिमाग में कि रिवॉल्ट का क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले कारण तो यही है कि डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है लोगों में। और वो डिससेटिस्फेक्शन क्यों आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि फिर से मैं वही फैमिली का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे बच्चे हैं, दो बच्चा है, एक को आप कुछ दे रहे हैं और दूसरे को नहीं दे रहे हैं, तो दूसरे के दिमाग में क्या आएगा कि हम मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये क्या, डिसऑनर का एक भावना आता है। तो डिसऑनर की जो भावना है वो भी रिवॉल्ट का कारण है। उसको डिससेटिस्फेक्शन आ गया, डिस्ट्रेस आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, अंतिम तक एक फॉर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन का काम करेगा वो, और अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेगा, क्योंकि उसके साथ इंजस्टिस हो रहा है। अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगा और फिर वो क्या करेगा, रिवॉल्ट करेगा, और फिर गवर्नमेंट को अस्थिर कर देगा। तो ये हम जो रिवॉल्ट की जो थ्योरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए आपके लिए बस ये जो थ्योरीज है वो देख लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ढेर सारा इसको शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।